हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है नेशनल प्रोग्राम स्पेशल क्लास। तो जो भी नेशनल प्रोग्राम है मेन तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो व्हाट्सएप ग्रुप का ये नंबर शो हो रहा है आप इसे ज्वाइन कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी टेस्ट दी जा रही है आप तक पहुंच सके और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बेनिफिशियल हो। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो इसके बारे में हम सारी बातें जानेंगे कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है। इससे रिलेटेड हम सारी बातें इस क्वेश्चन में जानेंगे कि इरेडिकेशन का प्रोग्राम कब हुआ, मॉडिफाई एक्शन ऑपरेशन कब आया और उसके बाद में इसे वेक्टर बोर्न के अंदर कब रखा गया। इसके बारे में हम सारी बातें करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया? ए ऑप्शन 1952, बी ऑप्शन 1955, सी ऑप्शन 1953, डी ऑप्शन 1958। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन सी। कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इसमें हम सारी इसके बारे में बात करते हैं कि जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब आया? 1953 में आया। कब आया? आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब आया? 1953 में। उसके बाद में इसे चेंज कर दिया किसमें? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में। किसमें? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में इसे चेंज कर दिया। कब? 1958 में। कब कर दिया गया? 1958 में। आपसे क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया या नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को कब नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंदर चेंज किया। तो आपको याद रखना है कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को 1958 में लाया गया। इसके बाद में जो शहर के अंदर जो मलेरिया है उसे रोकने के लिए एक परियोजना लाई गई। उसका नाम था अर्बन मलेरिया स्कीम। कब? 1971 में। 1971 में। उसके बाद में मॉडिफाई प्लान ऑफ ऑपरेशन आया। वो भी किससे रिलेटेड है? मलेरिया से संबंधित है। कब? 1977 के अंदर ये प्रोग्राम आया। तो इसमें एक और बात मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हेल्प बाय वर्ल्ड बैंक फॉर मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट, यानी मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से कब हेल्प मिली? फर्स्ट बार कब हेल्प मिली? तो 1997 में मलेरिया प्रोजेक्ट के लिए इंडिया को वर्ल्ड बैंक से हेल्प मिली। इसके बाद में इसे जो प्रोग्राम था उसे अलग नाम में दे दिया गया। कौन सा नाम? नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। कौन सा? नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम दे दिया गया। कब? 1999 में। 1999 में नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम आया। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में आता है कि वेक्टर बोरन डिजीज़, नेशनल वेक्टर बोरन डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बाद में जो मलेरिया प्रोग्राम है उसको चेंज करके नेशनल वेक्टर बोरन डिजीज़ कार्यक्रम के अंदर शामिल कर दिया गया। कब? 2002 में। कब? 2002 में। इसके अंतर्गत कौन से कार्यक्रम इसके अंतर्गत इन्वॉल्व किए गए थे? कौन से? पहला था नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, दूसरा नेशनल फाइलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, फिर काला अज़ार कंट्रोल प्रोग्राम, नेक्स्ट कौन सा था? डेंगू फीवर कंट्रोल प्रोग्राम, एंड नेक्स्ट जापानीज एंसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, एंड लास्ट कौन सा था? चिकनगुनिया कंट्रोल प्रोग्राम। यानी इसके अंतर्गत कितने? 6 प्रोग्राम इसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए। 2002 के अंदर वेक्टर बोरन डिजीज़ यानी वेक्टर से होने वाले जो भी रोग है इसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए। कब? 2002 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में आता है कि जो मलेरिया है 2005 में मलेरिया नियंत्रण प्रोजेक्ट को ग्लोबल फंड द्वारा सहायता मिली। किसके द्वारा? ग्लोबल फंड के द्वारा सहायता मिली। RDT रैपिड डायग्नोस टेस्ट की शुरुआत इसी के थ्रू की गई थी। कब की गई थी?
2005 में की गई थी। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की शुरुआत कब? 2005 में। किसके थ्रू? मलेरिया नियंत्रण प्रोजेक्ट के ग्लोबल फंड के द्वारा सहायता मिली थी, तभी इसे इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। 2006 में क्या हुआ था? क्लोरोक्विन रेजिस्टेंसी क्षेत्र में क्या आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत हुई कब? 2006 में। इसके बाद में क्या हुआ? 2009 में आर्टेमिनिन मोनोथेरेपी को देश में क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। ये भी किससे रिलेटेड है? मोनोथेरेपी। आर्टेमिसिनिन मोनोथेरेपी किससे संबंधित है? मलेरिया से संबंधित है। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? मलेरिया से संबंधित है। इसको देश में प्रतिबंधित कब किया गया? 2009 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद में 2012 में बाईवैलेंट आरडीटी की शुरुआत हुई। का कब? 2012 में बाईवैलेंट आरडीटी की शुरुआत हुई। अब आपसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा? कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे, ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर रहेगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब इसके थीम के बारे में बात करते हैं कि 2023 के अंदर जब ये प्रोग्राम मनाया गया, वर्ल्ड मलेरिया प्रोग्राम है वो बनाया गया, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया, तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? रेडी टू कम्बैक्ट मलेरिया। रेडी टू कम्बैक्ट मलेरिया, ये 2023 की थीम है। किसकी? जो वर्ल्ड मलेरिया डे है 25 अप्रैल को मनाया गया 2023 को, उसकी थीम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इसके बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोगियों का शुरुआती अवस्था में निदान कर, यानी जो लेप्रोसी के डिजीज रोगी है उनकी डेप्सोन मोनोथेरेपी द्वारा उपचार करना किस प्रोग्राम का उद्देश्य था? यानी स्टार्टिंग में ऐसा कौन सा प्रोग्राम आया जिसमें जो कुष्ठ डिजीज लेप्रोसी से ग्रसित रोग है तो रोगी है उनका जो शुरुआती अवस्था में क्या डायग्नोज करके डेप्सोन थेरेपी थी, एक डेप्सोन मोनोथेरेपी, उसके द्वारा उपचार करना कौन से प्रोग्राम का लक्ष्य रखा गया था, कौन से उद्देश्य था? ए ऑप्शन नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, बी ऑप्शन नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, सी ऑप्शन मल्टी ड्रग थेरेपी एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपको इसमें राइट आंसर देना है कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? डेप्सोन मोनोथेरेपी के द्वारा उपचार करना कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत था? एमडीटी है, ये भी कुष्ठ रोग से संबंधित है। ये तीनों ही ये लेप्रोसी से डिजीज से संबंधित है, लेकिन इसकी किस के दौरान किसके थ्रू इसकी डेप्सोन मोनोथेरेपी द्वारा उपचार करना लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें रहेगा बी, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आइए इसके बारे में थोड़ी और भी बातें हैं, थोड़े और भी क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टिंग में कब आया था? 1955 में। कब? 1955 में कंट्रोल प्रोग्राम। अगर आपसे बात की जाए कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया था? 1983 में। कब? 1983 में। इसके साथ ही एक थेरेपी की शुरुआत की गई थी, कौन सी? मल्टी ड्रग थेरेपी की शुरुआत की गई थी। कब? 1983 में। अगर आपसे पूछा जाए कि डेप्सोन मोनोथेरेपी की शुरुआत कब, तो लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू की गई थी, लेकिन जो मल्टी ड्रग थेरेपी है उसकी जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो कब? नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत इसे किया गया था। अब बात आती है कि जो वर्ल्ड डे है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे है, वो कब मनाया जाता है? 29 जनवरी या एवरी लास्ट संडे ऑफ जनवरी, यानी जनवरी का जो लास्ट संडे है वहाँ तब मनाया जाता है। एवरी लास्ट संडे या 29 जनवरी इसके आसपास में ये कब मनाया जाता है? 29 जनवरी या एवरी लास्ट संडे। अगर बात की जाए कि 2023 में जब वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया गया तो उसकी थीम क्या थी? थीम के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी थीम थी अभी कार्य करें कुष्ठ रोग खत्म करो, अभी कार्य करें कुष्ठ रोग खत्म करो, या क्या थी? एक्ट नाउ एंड एंड लेप्रोसी।
क्या थी, एक्ट नाउ एंड एंड लेप्रोसी। आपको ये भी याद रखने हैं क्योंकि इसके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर खुद दें। ए ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस, बी ऑप्शन लेप्रोसी, सी ऑप्शन पर्ट्यूसिस एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबोव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना है कि ये और कौन किसके द्वारा ये कौन सा डिजीज कोज करता है और ये इसका जो ट्रांसमिशन रूट है वो क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये कौन से रूट के द्वारा दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा कौन सा डिजीज देखने को मिलता है, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, आपको इसके बारे में बताना है और साथ में ही इसका आईपी यानी इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में आपको बताना है। आइए इसके बारे में थोड़ी और भी बातें जान लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जो हमारे देश में कुछ प्रोग्राम भी जो संचालित किए जा रहे हैं। तो हमारे देश में जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है स्टार्टिंग में आया, तो कब आया था ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए, तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था इंडिया ने। तो ये कब किया था, 1962 में। कब, 1962 में किया था। इसके बाद में इसे रिवाइज कर दिया गया, इसे संशोधित किया। कुछ जो इसके अंदर कमियां रह रही थी उसको पूरी करने के लिए उसे दोबारा रिवाइज किया। कब किया, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से उसे जाना गया। और कब, 1997 में। कब, 1997 में। इसी के थ्रू एक थेरेपी स्टार्ट की गई, जैसे एमडीटी की गई थी वैसे इसी के थ्रू एक थेरेपी स्टार्ट की गई थी। कौन सी, डॉट्स थेरेपी 1997 में। कौन सी, डॉट्स थेरेपी 1997 में। कहीं पे इसका जो डॉट्स थेरेपी है और रिवाइज है, जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो 1993 भी बताता है, लेकिन ये क्या है, गलत है। सही है 1997, यानी 1997 में डॉट्स थेरेपी भी स्टार्ट की गई थी। और जो RNTCP है प्रोग्राम, यानी ये भी क्या किया गया था, 1997 में स्टार्ट किया गया था। अब बात आती है कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। 24 मार्च को ये मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चन है, जो दिल्ली एम्स में हुआ एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। तो 24 मार्च आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कब हुई थी, यानी शुरू हुआ था। ये नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस यानी अंधता को रोकने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया था इंडिया के द्वारा, वो कब चलाया गया था, स्टार्टिंग में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन 1970, बी ऑप्शन 1972, सी ऑप्शन 1976, डी ऑप्शन 1973। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो ब्लाइंडनेस है उसे रोकने के लिए कौन सा जो प्रोग्राम चलाया गया था वो कब चलाया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपको राइट आंसर इसके बारे में बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी, 1976 में। कब, 1976 में। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आइए इसके बारे में थोड़ी बातें हैं वो जान लेते हैं कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस यानी ब्लाइंडनेस को जो रोकने के लिए प्रोग्राम 1976 में लगाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसके द्वारा चलाई जा रही योजना है, राज्य के द्वारा चलाई जा रही है या केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है, तो इसके बारे में आपको बात बतानी है कि क्वेश्चन आपको जवाब देना है कि 100% केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, यानी ये कार्यक्रम किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका एम क्या रखा गया था, जब ये स्टार्ट किया गया था इसका एम रखा गया था क्या, कि जो ब्लाइंडनेस की फैलाव दर है उसको 1.4% से 0.3% तक लाना है। क्या रखा गया था कि ब्लाइंडनेस की जो फैलाव दर है, फैलने वाला दर है कि फैल रहा है, तो इसकी जो फैलाव दर थी 1.4% थी, तो इसको क्या करना था 0.3% तक इसको लाना, इसका लक्ष्य रखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
अदर नेम ऑफ नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोइटर प्रोग्राम है उसका अदर नेम क्या है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि गोइटर जो डिजीज है वो किसकी कमी से होता है, गोइटर रोग। ए ऑप्शन मॉडिफाई प्लान ऑफ ऑपरेशन, बी ऑप्शन आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, सी ऑप्शन अर्बन मलेरिया स्कीम, डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपको इसके बारे में राइट आंसर देना है। तो गोइटर रोग किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से देखने को मिलता है, आयोडीन की कमी से देखने को मिलता है। अगर इसकी अधिकता हो जाए तो इससे क्या हो सकता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आयोडीन की कमी से तो गोइटर रोग हो देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इसकी ओवरडोज किसी अडल्ट में या बच्चे में पाया जाए, विशेषकर महिला के अंदर पाया जाए, तो कौन सा डिजीज देखने को मिलता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा बी, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बारे में कि नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब आया, 1962 में। कब, 1962 के अंदर ये एक प्रोग्राम आया। अगर बात की जाए कि वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। जो गोइटर रोग है वो भी किससे संबंधित है, थायराइड ग्लैंड से संबंधित है, थायराइड ग्लैंड से। अगर किसी पर्सन में जो आयोडीन है उसकी कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन जो थायराइड हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है, एक्सेसिव वर्क करती है, उसकी वजह से ये गोइटर डिजीज देखने को मिलता है पर्सन में। तो इसके लिए अवेयरनेस, जो भी पीपल है उनमें अवेयरनेस लाने के लिए थायराइड डे मनाया जाता है। कब, 25 मई को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेज इज स्टार्टेड ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये क्वेश्चंस पूछा गया है किसमें, बिहार की जो सेकंड बिहार में एनम की जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी 12 जनवरी 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन 1999, बी ऑप्शन 1990, सी ऑप्शन 1992 एंड डी ऑप्शन 2002। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, और एक जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इस भर्ती के लिए भी आपको क्या करना है, एड्स से रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक मिलते हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आपको रीड कर लेने हैं, ताकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें कन्फ्यूज़न ना हो, आप उसे ना छोड़ें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर इसमें रहने वाला है 1992, यानी पहली जो फेज़ आई थी, जो स्टार्ट हुआ था कब, सी हमारा राइट आंसर रहेगा 1992 में ये स्टार्ट किया गया था। आइए इसके बारे में थोड़ी बातें हैं, वो क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें हम जो हमारा क्वेश्चन बनते हैं वो है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किसकी वजह से होता है, कौन से वायरस की वजह से होता है, HIV के वायरस की वजह से देखने को मिलता है। और HIV की फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है कि HIV की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है इसके बारे में हम बात करते हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया, तो ये इसके बारे में, ये फेज़ आई थी तो फेज़ ये कब स्टार्ट की गई थी इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे जो पहले मीडियम टर्म प्लान बनाया गया था एड्स के लिए, मीडियम टर्म प्लान कब बनाया गया था, 1990-92 में बनाया गया था। ये फेज़ नहीं है, एक प्लान था। कब बनाया गया था, 1990-92 में बनाया गया था। और इसके बाद में जो NACP यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की फर्स्ट फेज़ कब, 1992 में आई थी। और कब तक, 1992 से 1999 तक। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कितने टाइम के लिए आई थी, कि बस कब से कब आई थी, ये भी आपको याद करना है। तो सेकंड फेज़ कब आई थी, 1999 से 2006। थर्ड फेज़ आई थी 2007 से 2012। चौथी फेज़ आई थी, जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की चौथी फेज़ आई थी वो कब आई थी, 2012 से 2017। और जो प्रेजेंट में कौन सी फेज़ चल रही है, फिफ्थ फेज़ चल रही है, वो कब आई है,
फिफ्थ फेज़ है वो कब आई, 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2026 तक। कब, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में प्रेजेंट में कौन सी फेज़ चल रही है NACP की, तो आपको बताना है कि फिफ्थ फेज़ चल रही है वो कब से कब तक है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक है। अब बात आती है कि जो वर्ल्ड एड्स डे है वो कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2023 में जब ये डे मनाया गया, वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, तो उसकी थीम क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी लेट्स कम्युनिटीज लीड, लेट्स कम्युनिटीज लीड। तो इसकी ये क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी। आपको थीम के बारे में भी ध्यान में रखना है क्योंकि थीम कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और प्रेजेंट के करंट अफेयर्स हैं तो वो भी आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो आपको ये थीम के बारे में भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा EPI, यानी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। मोस्ट कॉमन स्टूडेंट इसका गलत ही जवाब देंगे। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा पूछा जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूछा जा रहा है। मोस्ट कॉमन स्टूडेंट इसका जवाब देंगे 1978, लेकिन इसका राइट आंसर क्या रहेगा आइए जानते हैं। ए ऑप्शन 1978, बी ऑप्शन 1974, सी ऑप्शन 1995 एंड डी ऑप्शन 1985। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, EPI यानी एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कब की गई थी, कब, 1974 में इसकी की गई थी। अगर विश्व में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात की जाए तो कब, 1974। अगर इंडिया में पूछी जाए तो कब, 1978 में, 4 साल बाद इंडिया में ये EPI आया था। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे लेने वाले हैं, तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। कौन सा, स्टार्टिंग में EPI यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1974 में आया था। कब, 1974 में आया था, आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। दूसरा जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बाय इंडिया के द्वारा कब आया था, 1978 में आया था। कब, 1978 में आया था। उसके बाद में इसे चेंज कर दिया गया। कब, इंडिया में कब, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बाय इंडिया, यूनिवर्सल यानी UIP के अंदर इसे चेंज कर दिया गया। कब, 1985 में। कब कर दिया गया, 1985 में। इसके बाद में इसके थ्रू एक और प्रोग्राम लाया गया, कौन सा, पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कौन सा, पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लाया गया। कब, 1995 में, 1995 में लाया गया। सन 1900, ये आपको ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड ये आपको मोस्ट कॉमन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको इसमें ध्यान देना है कि सन 1992 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो UIP है उसे 1992 में क्या कर दिया गया, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड यानी जो CSSM है उसका हिस्सा बना दिया गया। कब, 1992 में बनाया। और 1997 में क्या किया गया, इसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया। कब, 1997 में जब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ की जो फर्स्ट फेज आई थी उसमें इसको क्या कर दिया गया, इसका हिस्सा बना दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके एम के बारे में क्या, इसका एम क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि 12 बीमारियों के बचाव हेतु सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है, इसका एम है। और वो 12 डिजीज़ कौन से हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि डिजीज़ कौन कौन से हैं और कितने जो इंजेक्शन है वो इसके थ्रू दिए जाते हैं, कितने टाइप के इंजेक्शन हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सभी इंजेक्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड फेज इज स्टार्टेड ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसकी सेकंड फेज इंडिया में कब आई। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन 1995, बी ऑप्शन 2005, सी ऑप्शन 1997, डी ऑप्शन 2002। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा,
हमारा राइट आंसर इसमें रहने वाला है जो सेकंड फेज देखने को मिली थी, कब देखने को मिली थी, 2005 को देखने को मिली थी। फर्स्ट कब आई थी इसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी। इससे रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट फेज है देखने को मिली थी इंडिया में कब, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की 1997 में कब देखने को मिली थी, 1997 में। सेकंड फेज कब, 2005 में देखने को मिली थी। कब, 2005 में देखने को आई थी, यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। अब बात आती है कि इसमें कुछ माइलस्टोन तय किए गए थे, एमसीएच जो केयर है उसमें कुछ माइलस्टोन के तय किए गए थे। इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में ही है और आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके माइलस्टोन के बारे में बात करते हैं हम कि जो 1880 में क्या हुआ कि अमृतसर पंजाब के अंदर है ये, वहाँ पे दाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। किसकी, दाई प्रशिक्षण यानी TBA। कौन सा, TBA। TBA की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। TBA की फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसकी जो फुल फॉर्म है वो लिखें। इसके बाद में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने हेतु पहला मिडवाइफरी अधिनियम की स्थापना कब, 1902 के अंदर हुआ। कब, 1902 में। इसके बाद में परिवार नियोजन विभाग का निर्माण कब, 1961 में। कब, 1961 में। ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कौन सा प्रोग्राम चलाया। हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी NUHM। बी ऑप्शन चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। सी ऑप्शन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबाउट। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे ध्यान में देना है, ग्रामीण क्षेत्र में पूछा जा रहा है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हमारा रहेगा सी यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। NRHM के थ्रू ग्रामीण में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं सभी नागरिकों तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया गया था ये प्रोग्राम। आइए इसके बारे में कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंस वो हम जानते हैं कि इसके बारे में कौन सी बातें इंपॉर्टेंस है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NRHM कब, 5 अप्रैल 2005 को आया था। कब, 5 अप्रैल 2005 को इसे स्टार्ट किया गया था। इसी के अंतर्गत एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, आशा नाम का प्रोग्राम था जो स्टार्ट किया गया था, आशा यानी कब, इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, ए क्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या है, ए क्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। कब, 2005 में। ये भी इसी के साथ ही आई थी। अब बात आती है कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM कब, 2013 में। और NHM नेशनल हेल्थ मिशन ये कब, मई 2013 में। ये कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है कि NHM कब आया था, NRHM कब आया था, NUHM। तो जो NRHM है ये सबसे पहले आया था। कब आया था, सबसे पहले 5 अप्रैल 2005 को आया था। इसके बाद में जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसे स्टार्ट किया गया था। अब क्या कर दिया गया, वर्तमान में जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसी के अंदर ये सब मिशन NRHM और NUHM है, इसको क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया है। NRHM और NUHM है किसके अंतर्गत कर दिया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके अंतर्गत इसे सब मिशन के रूप में इसे शामिल कर दिया गया। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये इसमें आपको ये माइलस्टोन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, JSY को किस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया। JSY क्या है, फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आपको लिखनी है इसकी JSY क्या है। ए ऑप्शन NHM, बी ऑप्शन NRHM, सी ऑप्शन NUHM
एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबोव। मैंने आपको अभी बताया था कि आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्रोग्राम कब स्टार्ट किए गए थे। आपको अभी तीनों के प्रोग्राम की जो डेट है वो आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिखनी है, मैंने आपको भी जस्ट बताई है। देखते हैं कितने जो स्टूडेंट्स हैं इसका सही से जवाब दे पाते हैं, कितने लोग हैं जो इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, सही से डेट बताई थी, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। JSY को किस प्रोग्राम के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था? NRHM के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आइए इसके बारे में, JSY के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम इसमें करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले JSY यानी जननी सुरक्षा योजना कब लाया गया? 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2005 को। और ये क्या है? 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसका एम क्या है? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। क्या करना? मातृ मृत्यु दर यानी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको क्या करना? कम करना। इसका क्या रखा गया था? लक्ष्य, एम रखा गया था। अब जो योजना है उसमें लाभ किस तरह से मिलने वाला है? इंडिया के अंदर इसे किस तरह से JSY के थ्रू जो महिलाएं हैं, आशा है, उसको किस तरह से लाभ मिलने वाला है? तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस योजना में देश के सभी राज्यों को क्या कर दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया और इसमें महिलाओं को लाभ भी क्या दिया गया? अलग अलग दिया गया। कौन से 2 भाग? लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट। लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स के अंदर इसे डिवाइड कर दिया गया। और जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है उसमें कितने राज्य शामिल किए गए? 10 शामिल किए गए, क्योंकि इनमें जो संस्थागत प्रसव करवाने का जो रेट था वो क्या था? बहुत कम था। तो इसे जो संस्थागत रेट को बढ़ावा देने के लिए, संस्थागत प्रसव की रेट है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? इनमें जो राशि है वो थोड़ी ज़्यादा रखी गई और हाई परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ी कम रखी गई। तो देखते हैं किस तरह से राशि इसमें प्रोवाइड की जाती है, प्रदान की जाती है। लो परफॉर्मिंग स्टेट में कितने? 10 राज्य शामिल किए गए थे। तो इसमें कौन से राज्य थे? पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और असम। ये 10 राज्य इसमें शामिल किए गए थे। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो शामिल नहीं है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि शामिल है। तो आपको इनके नाम ध्यान में रखने हैं। अब बात आती है कि जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है उसमें जो राशि है रूरल एरिया में और जो अर्बन एरिया है वहाँ पे किस प्रकार दी जाती है? आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो महिला है, प्रेग्नेंट जो महिला है जो संस्थागत डिलीवरी करवाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट जो संस्थागत डिलीवरी करवाती है, उसे कितने? 1400 रुपये दिए जाते हैं। कहाँ पे? रूरल एरिया में। और जो आशा है उसे 600 रुपये दिए जाते हैं। इसमें उसको प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड करी जाती है, 200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती हैं। और इसमें जो यहाँ पे क्या किया जाता है? अर्बन एरियाज़ में क्या किया जाता है? 1000 रुपये महिला को दिए जाते हैं और 400 रुपये आशा को दिए जाते हैं। आपको इनकी जो अलग अलग रेशियो है आपको इसमें याद ध्यान में रखना है, आपको इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और अब बात आती है कि इसके अलावा जो LPS यानी लो परफॉर्मेंस स्टेट है, इनके अलावा जो अदर स्टेट है उनमें किस तरह राशि दी जाती है? तो रूरल एरिया में जो महिला है उसको कितनी? 700 राशि प्रोवाइड की दी जाती है और उसमें जो आशा है उसको 600 दी जाती है। और जो अर्बन एरिया में जो महिला है, हाई परफॉर्मेंस एरिया है जो जहाँ पे महिला है उसको 600 रुपये दिए जाते हैं और आशा को कितने दिए जाते हैं? 400 रुपये प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों जो हमारे अभी न्यू ऐड हुए हैं वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ये जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको शो कर रहा है आप इस पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं इसे। और जो भी हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज दी जा रही है आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या रहने वाला है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आशा को कितने घरों पर नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे घर पूछे जा रहे हैं आपको। ए ऑप्शन 1000, बी ऑप्शन 200 से 500, सी ऑप्शन 20 से 50 एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबाउट। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपको राइट आंसर देना है। सबसे पहले तो आशा को कब नियुक्त किया गया था, कब ये किस प्रोग्राम के थ्रू आई थी और कब आई थी, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, क्योंकि मैंने इसके बारे में इसी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और आशा की फुल फॉर्म क्या है, जो आशा है उसकी फुल फॉर्म क्या है, आपको करेक्ट आंसर देना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा बी, 200 से 500 घरों पर इसको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। जहाँ पे ये इस जो हिली एरिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पे इस घरों की संख्या में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है रेशियो, लेकिन यहाँ पे आपको राइट आंसर रहेगा 200 से 500 घरों पर इसको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अगर बात की जाए कि कितनी पॉपुलेशन पे, तो 1000 पॉपुलेशन पे इसे क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। आइए इसके बारे में हम बात जानते हैं। तो ये आशा यानी आशा का नाम क्या है, एक रेडिएट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट किसके थ्रू आई थी, NRHM के तहत इसका जो नियुक्ति की गई थी। एज कितनी होनी चाहिए, 25 से 45 वर्ष की एज होनी चाहिए। कितने घरों पर नियुक्त की जाती है, यानी जनसंख्या पर नियुक्त की जाती है, तो 1000 से 2500, यानी अगर कम से कम पूछे तो 1000 जनसंख्या, अगर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे तो 2500, यानी 1000 से 2500 के बीच में अगर करेक्ट आंसर पूछा जाए तो 1000 की जनसंख्या पर ये नियुक्त की जाती है। अब बात आती है कितने घरों पर, तो 200 से 500 घरों पर इसको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन, इसका कंपोनेंट क्या है। ए ऑप्शन RMNCHA, बी ऑप्शन इम्यूनाइजेशन, सी ऑप्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबाउट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपको राइट आंसर देना है। और RMNCHA की फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर हमारा रहेगा डी। क्या रहेगा, डी हमारा, यानी ये सारे ही कंपोनेंट इसके NHM है, इसके कंपोनेंट्स हैं। आइए इसके बारे में हम बात जानते हैं कि इसके बारे में जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, RMNCHA प्रोग्राम है जो भी है वो स्टार्ट किए गए हैं, इसके बारे में हम बात जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहने वाले हैं। तो सबसे पहले कि NHM कब आया था, कब शुरुआत की गई थी, मई 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। कंपोनेंट कौन से हैं, सबसे पहला RMNCHA, इसमें क्या है कि जो R है उसका मतलब है रिप्रोडक्टिव, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो भी मैटर है वो NHM के थ्रू माने जाएंगे। दूसरा है मैटरनल हेल्थ, तीसरा N से न्यूबॉर्न हेल्थ, C से चाइल्ड केयर, A से एडोलसेंट, यानी इसके अंदर ये प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें कि इम्यूनाइजेशन को और प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी इसके अंदर शामिल किया गया है, यानी जो संक्रामक और जो असंक्रामक डिजीज़ है उसकी रोकथाम और कंट्रोल के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए गए हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब बात आती है कि NUHM ये कब आया था, 1 मई 2013 को। कब, NUHM की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी शहरी स्वास्थ्य जो मिशन है वो 1 मई 2013 को आया था। और ये कब, जो सभी राज्यों की राजधानियां हैं, ज़िले हैं, मुख्यालय हैं, जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे वो शहर इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अब बात आती है कि अगर CHC PHC की जनसंख्या रूरल एरिया में अलग होती है, रूरल एरिया में क्या होती है, CHC PHC की संख्या अलग होती है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी जनसंख्या पर CHC
और पीएचसी की स्थापना की जाती है, सीएचसी और पीएचसी की स्थापना की जाती है रूरल एरिया में। और यहाँ पे मैं आपको बात बता रही हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि अर्बन के अंदर पीएचसी, तो 50,000 की जनसंख्या पर अर्बन के अंदर पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो 50,000 की जनसंख्या पर, और यूसीएचसी यानी अर्बन के अंदर जो सीएचसी है वो कौन सी 2.5 लाख की जनसंख्या पर या 4 से 5 पीएचसी के ऊपर एक सीएचसी को बनाया जाता है। तो आपको ये भी जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है आपको ये भी ध्यान में रखने हैं, अर्बन के अंदर अलग होता है और रूरल के अंदर इसकी जनसंख्या अलग होती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की फेज प्रथम कब प्रारंभ की, यानी प्रथम फेज है वो कब स्टार्ट की। ए ऑप्शन 20 जनवरी 1996, बी ऑप्शन 20 दिसंबर 1995, सी ऑप्शन 9 दिसंबर 1995, डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबाउ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पोलियो के नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने पीपीआई की फेज फर्स्ट कब स्टार्ट की और अब कितनी फेज हो चुकी है। आपको इसमें राइट आंसर देना है कि प्रेजेंट में कितनी फेज हो चुकी है प्रेजेंट में। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर हमारा रहेगा 9 दिसंबर 1995, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फेज फर्स्ट कब आया था, 9 दिसंबर 1995, कब 9 दिसंबर 1995। फेज सेकंड कब, 20 जनवरी 1996, कब 20 जनवरी 1996। और जब इंडिया है उसको पोलियो फ्री इंडिया कब घोषित कर दिया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा, 27 मार्च 2014 को, 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री इंडिया घोषित कर दिया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा। इसके बाद बात आती है कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। और ये जब 2023 में वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया तो इसकी जो थीम है वो क्या थी, ए हाई फेल्यूर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, ए हाई फेल्यूर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, इसकी जो थीम थी वो रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा कार्यरत है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। मिड डे मील प्रोग्राम, तो मंत्रालय के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ए ऑप्शन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन समाज कल्याण मंत्रालय, सी ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय, डी ऑप्शन ए एंड सी दोनों। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। तो 14 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर हमारा रहेगा सी, क्या रहेगा सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कार्यरत किया गया ये प्रोग्राम है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये कब स्टार्ट किया गया था, 1961 में। मिड डे मील प्रोग्राम कब, 1961 में ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों के शुरुआती विकास के लिए विश्व की सबसे बड़ी तथा सबसे लाभकारी योजना कौन सी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस भी, जो बिहार का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट जो पारी में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये नहीं था लेकिन इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कौन सा था, ए ऑप्शन इसमें क्या था, IMNCI, बी ऑप्शन RMNCHA+A एंड सी ऑप्शन UIP एंड डी ऑप्शन ICDS। तो इसमें हमारा जो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इन जो IMNCI है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इनकी जो फुल फॉर्म है आपको इसमें बतानी है कि इसकी सभी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर हमारा रहेगा डी। कौन सा रहेगा, डी, ICDS। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना है, ICDS की फुल फॉर्म क्या है और ये जो योजना है ये कब आई थी।
तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले IMNCI, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। कब आया था? 2003 में। कब? 2003 को ये प्रोग्राम आया था। IMNCI मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके बाद में ICDS, जो हमारा इसमें क्वेश्चन का राइट आंसर रहा था, ICDS तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये कब आया था प्रोग्राम? ये आया था 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 में। इसके जो लाभार्थी समूह है वो कौन से हैं? 0 से 6 साल तक के बच्चे, यानी इसके अंदर किनको जो इनकी सेवाएं हैं, जो भी सर्विसेज है वो किस समूह को प्रदान की जाती हैं? तो 0 से 6 साल के बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करवाने वाली महिलाएं, जो प्रीपीरियम पीरियड में हैं, जो स्तनपान करवा रही हैं बच्चों को, उनको, और 11 से 18 वर्ष तक की जो किशोरियां हैं उनको ये क्या करता है? सर्विसेज प्रदान करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहा था कौन सा? ICDS। ICDS की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। 2 अक्टूबर 1975 को ये प्रोग्राम इंडिया में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे उद्देश्य पूछा जा रहा है। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ए ऑप्शन कच्ची बस्ती तथा झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाना। बी ऑप्शन गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाना। सी ऑप्शन धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाना, यानी धात्री महिलाएं कौन सी? जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा ऑल ऑफ अबव। तो ये जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य था कि कच्ची बस्तियों के अंदर जो भी बच्चे रह रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर जो भी बच्चे रह रहे हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, मदर्स हैं, तो उनकी जो हेल्थ लेवल है उसको क्या करना? उन्नत बनाना, यानी उसको प्रोग्रेस करना, उसके स्तर को, उसमें जो भी माल न्यूट्रिशन वगैरह है तो उनको रोकना, उन तक स्वास्थ्य सर्विसेज पहुंचाना, इसका उद्देश्य रखा गया था। इसके अंदर क्या जो मेन पॉइंट है वो रहने वाले हैं कौन सी? तो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो आया था 1970 को। कब? 1970 में आया था। और ये किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है? ये किया जाता है समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक आहार प्रदान कर उनमें प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण की रोकथाम करना किस कार्यक्रम का उद्देश्य है? यानी 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसका एम है कि उनमें क्या करना? सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन है वो उनमें प्रदान करके जो प्रोटीन PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है उसकी रोकथाम करना कौन सी कार्यक्रम का उद्देश्य रखा गया था? ए ऑप्शन बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बी ऑप्शन अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सी ऑप्शन स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर इसमें रहेगा नेक्स्ट। तो आपको इसमें सही जवाब देना है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक आहार प्रदान करके उनमें जो PEM है उसको कंट्रोल करना, प्रिवेंशन करना कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत उद्देश्य रखा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है उसका हमारा राइट आंसर रहेगा बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। क्या रखा? कौन सा है राइट आंसर रहेगा? बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ए हमारा राइट आंसर रहेगा। आइए इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया था? 1970 में। कब? 1970 में। और समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। और जो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो कब? 1963 में। कब? 1963 में। ये भी किसके द्वारा संचालित किया जाता है? समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। कब? 1963 में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए
प्रोग्राम कब शुरू किया गया? विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। इंडिया के अंदर जो ब्लाइंडनेस देखी जाती है, मोस्ट कॉमन जो ब्लाइंडनेस है, प्रिवेंशन के योग्य जो ब्लाइंडनेस देखी जाती है वो किसकी कमी से देखी जाती है? विटामिन ए की कमी से देखी जाती है। तो सरकार ने इसको देखते हुए, इस जो प्राथमिकता को देखते हुए क्या किया? विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया। कब किया गया था? ए ऑप्शन 1976, बी ऑप्शन 1970, सी ऑप्शन 1995, डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। जो ब्लाइंडनेस है, प्रिवेंशन के योग्य जो ब्लाइंडनेस है उसको रोकने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा 1970। क्या रहेगा? 1970, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है वो कब आया था? 1970 में। कब? 1970 में आया था। और ये क्या है? केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, केंद्र के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी से होने वाली ब्लाइंडनेस है उसको रोकना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो विटामिन ए की डोज है वो इसके जो UIP है उसमें शामिल की गई है। कुल डोज कितनी दी जाती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बच्चे हैं 1 से 5 साल के बच्चे हैं उसमें जो विटामिन ए की खुराक है वो कुल कितनी खुराक दी जाती है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से आपको बताना है इसका राइट आंसर। और ये कौन से मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया प्रोग्राम है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंपोनेंट ऑफ RCH प्रोग्राम। RCH जो प्रोग्राम है उसका मेन कंपोनेंट क्या है? ए ऑप्शन नेसेसरी ऑब्स्टेट्रिक केयर, बी ऑप्शन इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, सी ऑप्शन प्रिवेंशन ऑफ STDs एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? RCH प्रोग्राम है उसकी फर्स्ट फेज कब आई, सेकंड फेज कब आई? RCH जो प्रोग्राम है उसकी फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर हमारा इसमें रहने वाला है 19 नंबर क्वेश्चन का ऑल ऑफ अबव। तो ये सारी ही जो सर्विसेज है वो इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस जो बिंदु क्या रहने वाले हैं ये हम बात करते हैं। जो फर्स्ट फेज RCH प्रोग्राम है उसकी फर्स्ट फेज कब आई थी? अगस्त 1997 में। कब? अगस्त 1997। और सेकंड फेज कब? 1 अप्रैल 2005। कब? 1 अप्रैल 2005 को। और इसका एम क्या था? इसके एम के बारे में मोस्ट कॉमन बातें पूछी जाती है। इसके एम क्या था? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड मोर्बिडिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मोर्बिडिटी रेट में कमी लाना। मातृ मृत्यु दर और रुग्णता दर में, और जो शिशु मृत्यु दर और रुग्णता दर है उनमें क्या करना? कमी लाना इसका उद्देश्य रखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब हुआ? मिशन इंद्रधनुष मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बिहार का जो 12 जनवरी का एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब हुआ। इसके अंदर इसमें उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इसके अंतर्गत कितनी बीमारियों से प्रिवेंशन के लिए इसमें टीके लगाए जाते हैं। तो इसका आपको राइट आंसर देना है कि कितनी बीमारियों के लिए इसमें टीके लगाए जाते हैं जो मिशन इंद्रधनुष है उसमें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन 25 दिसंबर 2015, बी ऑप्शन 25 दिसंबर 2014, सी ऑप्शन 7 अप्रैल 2015 एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर इसमें रहने वाला है 25 दिसंबर 2014। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और इसकी वर्तमान में कितनी फेज पूरी हो चुकी है? मिशन इंद्रधनुष की वर्तमान में कितनी फेज पूरी हो चुकी है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और कौन सी फेज प्रेजेंट में यानी वर्तमान में कौन सी फेज चल रही है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका राइट आंसर
दे। तो ये मंत्रालय है कौन, किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया प्रोग्राम है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुष। कब? 25 दिसंबर 2014। कब? 25 दिसंबर 2014 को। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा संचालित प्रोग्राम है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।